मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की बैक पेन के काजेस और रिस्क फैक्टर के बारे में। आज मैं बात करूंगा बैक पेन की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में। नो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके काजेस और आपके रिस्क फैक्टर को समझें तो आप समझ पाएं कि आपको बैक पेन क्यों आया। नो, जब बैक पेन के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। आपको आपकी एबिलिटी टू स्टैंड चेक की जाएगी, आपकी एबिलिटी टू सिट चेक की जाएगी, आपकी एबिलिटी टू वॉक चेक की जाएगी एंड आपके जो लेग हैं उनको रेज करके चेक किया जाएगा कि उससे आपको बैक में पेन आता है या नहीं आता है। और आपके पेन की रेटिंग की जाएगी कि 0 से 10 के स्केल पर आपका जो पेन है वो कहां जाके रुकता है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में आपके डॉक्टर आपको असिस्ट करेंगे। इसके बाद आता है नंबर इन्वेस्टिगेशंस का। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो नंबर 1 पर आता है सिंपल एक्सरे लंबोसेक्रल स्पाइन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्सरे, ये एंटीरियो पोस्टर एंड लेटरल, ये दोनों जो ना उसमें किया जाता है पोस्चर्स में। इससे अगर किसी बोन में कोई ब्रोकन है या कोई डैमेज है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन ये बात सही है कि आपकी जो स्पाइन है उसमें अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम स्पाइनल कॉर्ड में है या स्पाइनल के मसल्स में है या नर्व्स में है या डिस्क में है तो ये एक्सरे को नहीं दिखाई देती है। एक्सरे सिर्फ आर्थराइटिस देखता है या कोई बोन में कोई डैमेज हुआ है उसको देखता है। नंबर 2 पर आता है एमआरआई एंड सीटी स्कैन। ये बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। अगर आपकी डिस्क में हर्निया है या डिस्क स्लिप हो गई है, ये एमआरआई और सीटी स्कैन को दिखेगी। बोन्स में जो प्रॉब्लम है वो भी इनको दिखेगी। जो प्रॉब्लम है वो मसल में है, टिश्यूज में है, टेंडन्स में है, नर्व्स में है, लिगामेंट्स में, ब्लड वेसल्स में है, तो वो भी एमआरआई को इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिखाई देंगी। नंबर 3 पर आते हैं ब्लड टेस्ट। अगर कोई इंफेक्शन है जिसके चलते प्रॉब्लम है तो ब्लड टेस्ट चाहिए। अगर खून की कमी है तो ब्लड टेस्ट चाहिए। और कोई आर्थराइटिस जैसी चीज डेवलप हो रही है तो उसके रीजंस को क्लियर करने के लिए ब्लड टेस्ट चाहिए। नंबर 4 पर आते हैं नर्व स्टडीज। ये कभी कभी जरूरत पड़ती है, जैसे ईएमजी की जरूरत पड़ती है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस देखे जाते हैं जो नर्व एंड मसल से प्रोड्यूस होते हैं। इस चीज को देखने के लिए कि प्रॉब्लम नर्व्स में है कि मसल्स में है, तो कभी कभी हमें एनसीवी एंड ईएमजी, ये 2 टेस्ट हैं, इनकी हमें जरूरत पड़ती है। नो, ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? ये बिल्कुल सच्चाई है, फैक्ट है कि मोस्ट ऑफ द बैक पेन अगर सीरियस नहीं है तो विद इन अ मंथ एक होम रेमेडी से इनके पूरी तरह से ठीक होने का डर रहता की संभावना होती है। लेकिन ये हमेशा डर रहता है कि ऐसा ना हो कि आप रेस्ट करें, आप होम रेमेडीज करें, फिर भी दर्द ठीक ना हो। अगर दर्द ठीक नहीं होगा तो आपको मेडिसिन का रिक्वायरमेंट आएगा। जो मेडिसिन हैं उनकी कैटेगरी को देखिए एक बार। नंबर 1 पर आते हैं पेन रिलीवर्स। जो पेन रिलीवर्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये फर्स्ट चॉइस होती हैं। ये पेन भी रिलीफ करती हैं, ये जो इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग है उसको भी कम करती हैं। ये बिल्कुल बहुत इफेक्टिव मेडिकेशंस हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स हैं। पेट में जलन करेंगी, सीने में जलन करेंगी। ये लंबे समय आप इस्तेमाल करते हैं तो किडनी डैमेज करने की ताकत रखती हैं। तो 1-2 दिन छोड़ दें, नहीं तो जो ना डॉक्टर्स की सलाह लेकर ही खाएं। नंबर 2 पर आते हैं मसल रिलैक्सेंट्स। ये पेन किलर के साथ दिए जाते हैं। ये मसल को रिलैक्स करते हैं, लेकिन ये कभी कभी हल्की सी डिजीनेस और थोड़ी सी नींद लेके चलते हैं। नंबर 3 पर आते हैं टॉपिकल पेन रिलीवर्स। जो आप क्रीम्स लगाते हैं, जो आप ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, जो आप पैच लगाते हैं पीछे, ये एक्चुअली आपके स्किन के नीचे ही दवा को डिलीवर करते हैं। ये टॉपिकल पेन रिलीवर्स की कैटेगरी में आते हैं। डॉक्टर से सलाह लेके आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 पर आते हैं नार्कोटिक्स। जो नार्कोटिक्स हैं वो ओपियम कैटेगरी के होते हैं, ओपियाइड्स होते हैं। ये पेन किलर्स हैं, लेकिन ये हल्का सा नशा लेके चलते हैं। अगर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जरूरत है तो आप नार्कोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेन ज्यादा है, एनएसएआईडी जैसे दवाइयों से नहीं रिलीफ हो रहा है, तो नार्कोटिक्स की हमें जरूरत पड़ती है। बट शॉर्ट टाइम इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन इसको बहुत लंबे समय नहीं लेना है, और लेना है तो अपने डॉक्टर से सलाह करके लेना है। 5वें नंबर पर आते हैं एंटी डिप्रेसेंट। आपको लगता होगा कि पेन है तो एंटी डिप्रेसेंट क्यों चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जैसे डुलोक्सिटिन है, अमीट्रिप्टिलिन है। ये वास्तव में जो क्रॉनिक बैक पेन है उसको कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, तो कभी एंटी डिप्रेसेंट हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। द सेकंड इज द फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का एक बड़ा स्पेसिफिक पर्पस है। ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करती है,
आपके बैक को स्ट्रेंथन करती है, आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ताकत रखती है। तो इसलिए जो फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से ही आपको बैक की फिजियोथेरेपी करानी है, किस समय करानी है, किस स्टेज पर करानी है, कितनी करानी है, इसका जो डिसीजन है आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर छोड़ ही देना पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि कभी कभी जो एक्टिव फेज होता है बैक पेन का, उसमें रिकमेंडेड है कि आपको फिजियोथेरेपी नहीं कराना चाहिए। नाउ लुक एट द ट्रीटमेंट, जो सर्जिकल दूसरे प्रोसीजर्स के बारे में। नंबर 1 पर आते हैं कार्टिसोन के इंजेक्शंस। अगर पेन आपको इतना है कि जो पेन किलर मुंह से खा रहे हैं उनसे रिलीफ नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि पेन आपका जो पीछे है वो दोनों की तरफ पैर में जा रहा है, तो कभी आपको अपनी स्पाइन में इस तरह के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, जिसे कार्टिसोन के इंजेक्शंस कहते हैं। ये बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन इनका जो रिजल्ट है बड़ा शॉर्ट लास्टिंग है। तो इसलिए अगर आपको बैक पेन दवाइयों से जा नहीं रहा है और जो पेन है वो दोनों पांव की तरफ जा रहा है, तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या स्पाइनल सर्जन से आपको कांटेक्ट करने की जरूरत है, एंड शायद आपको इस तरह के जो इंजेक्शंस हैं इनको लगवाने की जरूरत है। नंबर 2 पर आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। एक जैसा इंजेक्शन लगता है उसी तरह की फाइन नीडल इंसर्ट की जाती है जहां आपको पेन हो रहा है, और कुछ रेडियो वेव्स पास की जाती हैं सो दैट जो नर्व्स जो पेन जनरेट कर रही हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके या उनको डैमेज किया जा सके। नंबर 3 पर आते हैं इंप्लांटेड नर्व स्टिमुलेटर्स। ये जो इंप्लांटेड नर्व स्टिमुलेटर्स होते हैं, छोटे छोटे से डिवाइसेस होती हैं जो स्किन के नीचे लगा दी जाती हैं। ये कुछ इंपल्सेस क्रिएट करती हैं या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्रिएट करती हैं। इन जो पेन के सिग्नल्स होते हैं उनको ब्लॉक करने की ताकत रखती हैं। इसका मतलब यह है कि जो इंप्लांटेड नर्व स्टिमुलेटर्स हैं ये स्किन के नीचे इंप्लांट होते हैं और वो पेन सिग्नल्स को ब्लॉक करके आपको पेन से रिलीफ दिला देते हैं। इन नंबर 4 पर आती है सर्जरी इज द मोस्ट कॉमन एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन। जो सर्जरी है वो ओपन सर्जरी हो सकती है, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सिर्फ डिस्क को रिलीव किया जा सकता है, या प्लेट लगाई जा सकती है, या स्क्रू लगाए जा सकते हैं, फिक्स किया जा सकता है, फिक्सेटर्स लगाए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी है, आपका डैमेज कितना है, इन आपके सर्जन ने क्या डिसाइड किया कि आपके लिए सही क्या है। बट द मोस्ट कॉमनली आज जो यूज होती है इज द की होल सर्जरी, या जिसे एंडोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। जो एंडोस्कोपिक सर्जरी है इज द मोस्ट कॉमन सर्जरी जो आज की तारीख में होती है, एंड ये बहुत शॉर्ट जो ना पीरियड में आप उसे इंप्रूव हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज आपका जो हॉस्पिटल स्टे है वो बहुत कम हो जाता है, 2, 3 या 4 दिन का हॉस्पिटल स्टे है, एंड रिकवरी जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट है एंड क्विक है। तो अगर कोई चीज काम नहीं करती है तो सर्जरी इज द आंसर। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि बैक पेन इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो बैक पेन है उसके बड़े स्पेसिफिक काजेज हैं, उसके बड़े स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर डायग्नोस आपको करना है तो आपको सभी कुछ चाहिए, इन द सेंस कि सर्जन आपको एग्जामिन करे, आपको अगर जरूरत है तो एक्सरे या एमआरआई कराए जाएं, जरूरत है तो आपका जो ना कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाएं, और ट्रीटमेंट का जहां तक सवाल है वो मेडिसिन के कैटेगरी में जा सकता है, फिजियोथेरेपी की कैटेगरी में जा सकता है, या कुछ इंटरवेंशंस चाहिए। जो इंटरवेंशन सबसे कॉमनली होते हैं, या तो कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं स्पाइनल उसमें वर्टिब्रा में, जिसे कार्टिसोन इंजेक्शंस मोस्ट कॉमनली होते हैं, या आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और सर्जरी है तो या तो ओपन होगी, या एंडोस्कोपिक सर्जरी होगी, या की होल सर्जरी होगी, जो सबसे कॉमन ऑप्शन है आज की तारीख में। और एंडोस्कोपिक सर्जरी के रिजल्ट्स बड़े क्विक एंड बहुत अच्छे हैं। तो बैक पेन को कैसे ट्रीट किया जाए उसको समझने में इस वीडियो ने अगर हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।